हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के प्रैक्टिस सेट में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई लिखाई करेंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई भी तैयारी अभी तक नहीं हुई, आपने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो मैं विश्वास मानिए ये लगभग 3 से 4 वीडियो आपको मैं दूंगा। पढ़ लीजिए जीएस, क्योंकि आप सबको पता है जीएस प्लस करंट अफेयर मिला के 50 नंबर की पूछी जाने वाली है ना। तो आपके अच्छे खासे स्कोर यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि पिछली कई सारी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जहाँ पर पेट का स्कोर बहुत कम मांगा गया था ना। तो वहां पर था कि बस आप बैठे होते, थोड़ा बहुत स्कोर किए होते तो आपका हो जाता। तो उसी लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो आपके लिए काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे। जीरो लेवल के क्वेश्चन होते हैं पेट की परीक्षा में, कुछ बहुत क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो उसी क्रम में ये वीडियो है। आप प्लीज इनको देखिए। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप रिविजन कीजिए, नहीं हुई है तो आप इसको पढ़ के अपनी तैयारी को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मजबूत कर सकते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब तक आपने देख लिया होगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है, देखिए बुक का प्रिंट है ये, है ना, बुक से मैंने लिया है। इसका प्रिंट आउट है, मतलब मैंने टाइपिंग नहीं करवाया है क्योंकि बहुत उसमें टाइम लगता है ना। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए कि किस में निशान लगा है किस में नहीं। थोड़े क्वेश्चन में निशान लगा हुआ होगा, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्लीज अवॉइड कीजिए ना। आपको बस अपने क्वेश्चन से मतलब है, बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है। प्लीज देखिए, भारत का पहला यहाँ पे लिखा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। देखिए ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, सबको पता है ना। और सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और सारनाथ आपको पता है यहीं पे गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहली बार क्या किया था बताइए, स्पीच दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सबसे पहली बार यहीं पर स्पीच दिया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं। आप सबको पता होगा 24 तिलियां होती हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं ना, 24 तिलियां होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको चलिए, इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अगला लिखा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान ने राष्ट्र ध्वज को के प्रारूप को कब अपनाया। आपको ये बताना है राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। प्रारूप क्या है आप सबको पता है, 3:2 है ना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। और वेंकैया पिंगली, वेंकैया पिंगली जो है उन्होंने इसका डिजाइन किया था। पिंगली आप देखना, पिंगली है ना, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। और बात करें अगर हम लोग की संविधान ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया, तो संविधान ने 22 जुलाई, आप ध्यान रखना, जुलाई जुलाई में स्कूल खुलता है ना। हम लोग के जमाने में जुलाई में स्कूल खुला करता था ना। तो जुलाई में जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग झंडा लेके जाएंगे, ध्यान रखना। जुलाई तो आपको याद रखेगा, 22 जुलाई, ठीक है। दोनों लोग साथ, दो लोग साथ साथ जाना। तो 22 जुलाई को क्या हुआ, राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला लिखा है ध्वज गीत को किसने रचा। ये बताना किसने रचना की। आपको बताना ध्वज गीत को रचना किसने की। एक्चुअली ये सही से लिखा नहीं है, ध्वज गीत की रचना किसने की ये बताना है आपको। ध्वज गीत किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद, है ना। ध्वज गीत किसने लिखी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी रचना का कोई नाम बताएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की बड़ी इंपॉर्टेंट एक रचना है, उसका नाम है हिम तरंगणी, है ना। हिम तरंगणी, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगणी है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, आपको बिल्कुल याद रखना, भागती भागती, हमने कैसे याद किया, भागती भागती शरण में आ गई, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। और रामधारी सिंह दिनकर की क्या हो जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर की आपको बताना कौन सी हो जाएंगी रचनाएं। तो इनकी हो जाएगी उर्वशी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी उर्वशी, है ना। तो फिलहाल पूछा था ध्वज गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद हो जाएगा, ध्यान रखना। और झंडे को किसने डिजाइन किया, कौन हो जाएगा, पिंगली, आप याद रखना, वेंकैया पिंगली, है ना। तो इन्होंने झंडे को डिजाइन किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट लिखा है भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। राष्ट्रगान आपको बताना है, राष्ट्रगान तो सबको मालूम होगा, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, सबको याद है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान। और 1913 में फ्रेंड्स इसी के लिए इन्हें क्या मिला था, जो है साहित्य का नोबेल मिला था, जो कि इंडिया की तरफ से पहला था ना। लिटरेचर में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। कौन से, किसके लिए, राष्ट्रगान के लिए। और पुस्तक का क्या नाम है, किसमें लिखा, गीतांजलि पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक का ये अंश है राष्ट्रगान जनगण मन, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में, आपको ध्यान रखना है, इसके लिए इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला। और 1911 में पहली बार गाया गया था, ये चीज ध्यान रखना, कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 में जनगण मन पहली बार कब गाया गया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत। अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी को आप सभी जानते हो, वंदे मातरम, है ना, राष्ट्रगीत जो है इन्होंने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखा है, वंदे मातरम। ये पहली बार कब गाया गया था, ये गाया गया था 1896 में, 1896 में। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, क्या लिखा है,
वंदे मातरम, और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। सन्यासी विद्रोह, ध्यान रखना, इस सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक, है ना, पुस्तक कौन सी है? आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर, अभी हम लोग बात करें तो उर्वशी की बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। उर्वशी ऋषभ पंत वाली नहीं, रामधारी सिंह दिनकर वाली। वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? आपको बताना है। वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में आपको बताना है। हाँ जी, देखेंगे वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो देखिए, जब संविधान को लागू किया गया था, है ना, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन ध्यान रखना। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी ना, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संविधान इसी दिन लागू हुआ है और इसी दिन राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ भी ली थी। तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्र वंदे मातरम, राष्ट्र गीत, है ना, राष्ट्र गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, मेरे गले में थोड़ी परेशानी है फ्रेंड्स, तो आवाज़ मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पा रही है ना, और ज़्यादा बोलूँगा तेज से तो फिर से परेशानी हो जाएगी, इसलिए कोऑपरेट करना। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता है उनको लिखते चलना, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि ये स्टैटिक जीके की है और 50 नंबर का मामला है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वंदे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा सा प्रमोट किया कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर सके, ना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया? तो मैंने आपको पहले बताया, आनंद मठ, और सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया। लिख लेना, नहीं पता तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। आनंद मठ पुस्तक है वंदे मातरम, और वो गीतांजलि पुस्तक है जनगणमन, है ना। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए, ये विक्रम संवत हो जाएगा इसका सही जवाब, बस एकदम से रट लीजिए, अभी इसमें ज्यादा डिटेल बताने का वक्त नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत, विक्रम देखो नाम है अपने इंडिया वाला नाम है ना, विक्रम, विक्रम, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला लिखा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सबको मालूम है हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हॉकी हो जाएगा। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। शतरंज में तो जानते हो 2 लोग खेलते बैठ के आमने सामने, ना। और शतरंज का आविष्कार भी कहाँ पे हुआ है? इंडिया में ही हुआ है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय खेल का हो जाएगा। यूपी का भी राष्ट्रीय खेल है, अपने उत्तर प्रदेश का भी हॉकी राष्ट्रीय खेल है। अगर क्या भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप देखो यहाँ पे निशान लगा है, बाघ हो जाएगा। और बाघ की बात करें तो 29 जुलाई, 29 क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं टाइगर्स डे मनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। और 1973 को ध्यान रखना, 1973 टाइगर्स प्रोजेक्ट आया था, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? टाइगर्स डे मनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट वेट। हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सबको पता है 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि इसी 7 अप्रैल 1948 को, ना 1948 को, आप सबको याद होगा, WHO, मैंने बहुत बार आपको बताया, WHO की स्थापना की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कहाँ पे? जिनेवा। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, आप सबको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है पृथ्वी दिवस, आपको बताना है, तो 22 अप्रैल, देखो यहाँ पे भी आर का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, पृथ्वी में भी आर निकल रहा है, तो ऐसे करके आप ध्यान रखना, अप्रैल पृथ्वी। तो 22 अप्रैल पर, क्योंकि 22 मार्च वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 22 मार्च क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस हो जाएगा। 22 मार्च हो जाएगा। मार्च देखो लग रहा है मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, कब मर जाएंगे? अगर जल नहीं मिलेगा। तो 22 मार्च को हो जाएगा विश्व जल दिवस हो जाएगा, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है विश्व विज्ञान दिवस, आप सबको पता होगा, सीवी रमन जी की याद में हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को, है ना, फरवरी। और आप देख भी सकते हो फरवरी, 28 फरवरी। आपको पता है कि फरवरी एक ऐसा महीना है, फरवरी महीना एक ऐसा महीना है जिसमें 28 और 29 का लोचा होता है, 28 और 29 का, ना। कभी 28 की होती, कभी 29 की, और कोई भी ऐसा महीना नहीं। इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ तो साइंस है, कुछ ना कुछ तो साइंस है। आपको याद आ जाएगा विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस हो जाएगा 28 फरवरी के दिन, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यस, हाँ जी, अगला लिखा है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? आपको बताना है चंद्रकांता, सीधा सीधा देखिए, चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे आपके देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री हो जाएंगे, ध्यान रखना। चंद्रकांता एकदम रट लीजिए, देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, इसमें काफी मैंने वैरायटी डाली है क्वेश्चन की, एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन, लगभग 10-10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं,
तो मान के चलिए कि बहुत बेहतरीन वीडियो है, पेट के लिए रामबाण सिद्ध होगी। आप प्लीज सारी पढ़ लेना अच्छे से, है ना, रिवीजन कर लेना एक बार जाने से पहले। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? आप सबको पता होगा, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश किसकी रचना है? तो हितोपदेश नारायण पंडित की है ना। उपदेश कौन देगा? पंडित जी देंगे, नारायण पंडित की। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? आपको बताना है। तो देखेंगे, आपको बताना है कौन सी विलियम शेक्सपियर की रचना है। अथेलो, एज यू लाइक इट और हेलमेट, है ना, हेमलेट, ये उपन्यास है ना, सारे उपन्यास हैं। तो ये सारी की सारी रचनाएं जो है विलियम शेक्सपियर की हो जाएंगी। आप लोगों ने भी 12th क्लास में पढ़ी होगी, अपने इंटरमीडिएट में आपने पढ़ी होगी, तो इंटर में विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अथेलो हो जाएगा, अथेलो हो जाएगा, एज यू लाइक इट हो जाएगा और हेमलेट हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी क्या हो जाएंगे? विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, है ना, एन एरिया ऑफ डार्कनेस आपको बताना किसकी हो जाएगी? तो ये वीएस नायपॉल की हो जाएगी, वीएस नायपॉल की हो जाएगी। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, है ना, अंधेरे वाला क्षेत्र। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अर्धंती राय की, तो इनका ध्यान रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगी। स्मॉल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अर्धंती राय की। और ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल की, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला देखेंगे, अगला लिखा है हाँ जी, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी पुस्तक है? ये बताना है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस बुक का नाम बताना है आपको। तो ये पुस्तक हो जाएगी किरण देसाई की। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस पुस्तक हो जाएगी किरण देसाई की हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एक अमृता प्रीतम की याद रखना, अमृता प्रीतम, ये प्रतिमा लिखा है, प्रीतम की याद रखना, प्रीतम, है ना, अमृता प्रीतम की याद रखना। कागज ते कैनवास, है ना, इनकी पुस्तक का नाम है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास, है ना, ते बोल रहा हूँ, ठीक, कागज ते कैनवास, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृता प्रीतम की रचना है कागज ते कैनवास, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको देख लेंगे, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी हो जाएगी? किरण देसाई की हो जाएगी। नेक्स्ट बुक लिखिए, यहाँ पे देखेंगे, आगे बहुत टाइप की वैरायटी टाइप के काफी वेरिएशन है क्वेश्चन में। ये मत सोचना कि बुक्स है तो बस बुक्स ही है ना, बस मैंने जितनी इंपॉर्टेंट कुछ हो सकती थी बुक्स, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आगे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, प्लीज बने रहना वीडियो में और पूरी वीडियो देखना और इसका रिवीजन जरूर करना। अगला देखेंगे, माई नेम इज ट्रेड, माई नेम इज ट्रेड, स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तक की लेखक कौन है? आपको बताना है। देखो, इसमें कई सारी बुक्स के नाम आ गए हैं। पहला क्या लिखा? माई नेम इज ट्रेड, और अगला है स्नो, और अगला लिखा है द ब्लैक बुक, है ना। ये सब आपसे पूछ रहा है किसकी है, तो आपको ये बताना है कि ये किसकी हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसका अरहान पामुक हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सलमान रश्दी को याद रखना, इनकी पुस्तक जरूर याद रखना, मिड नाइट चिल्ड्रन, है ना, ये इनकी बुक याद रखना, मिड नाइट चिल्ड्रन, मिड नाइट, है ना, ए नाइट, मिड नाइट चिल्ड्रन इनकी बुक है, सलमान रश्दी की, जरूर ध्यान रखना, बहुत। और विक्रम सेठ की है गोल्डन गेट, कौन सी गेट? एक मिनट, गोल्डन गेट, है ना, गोल्डन गेट नाम की पुस्तक है विक्रम सेठ की। और एक सुइटेबल बॉय है इनकी, है ना, सुइटेबल बॉय, है ना, एक सुइटेबल बॉय नाम की इनकी पुस्तक है, किसकी? विक्रम सेठ की। और द गोल्डन गेट हो जाएगी विक्रम सेठ की पुस्तक हो जाएगी, द गोल्डन गेट। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल कलाम जी की हो जाएगी, है ना, अब्दुल कलाम जी की हो जाएगी विंग्स ऑफ फायर। आपको यहाँ पे अबुल कलाम की भी एक याद रखना है, अबुल कलाम, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, किसकी बात करें हम? अबुल कलाम की बात करें, अबुल कलाम, है, अबुल कलाम दूसरे लोग हैं, ध्यान रखना आपको। तो इनकी हो जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम। और अबुल कलाम आजाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना, अबुल कलाम आजाद ना। और इन्हीं अबुल कलाम जी की रचना है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया विंस बोल रहा हूँ ना, विंस जीतने वाला, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद जी की रचना है। और अब्दुल कलाम आजाद जी विंग्स ऑफ फायर, आपको ध्यान रखना है, इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है अपने मिसाइल मैन की, अब्दुल कलाम, है ना, अब्दुल कलाम आजाद जी की हो जाएगी, अब्दुल कलाम की, एक्चुअली करूँ अब्दुल कलाम की ना। सेशल्स की राजधानी आपको बताना है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी? सेशल्स की राजधानी आपको बताना है यहाँ पे क्या। अब देखिए, राजधानी संबंधित कई सारे क्वेश्चन होंगे आपके, 5-6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेशल्स की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगी? विक्टोरिया हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रबात जो लिखा हुआ है, रबात की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मोरक्को की राजधानी है। कहाँ की है? रबात मोरक्को की राजधानी हो जाएगी।
और ईस्ट तिमोर यानी पूर्वी तिमोर की दिल्ली हो जाएगी। अभी शायद आगे वाले क्वेश्चन आएंगे भी, चिंता मत कीजिए, अभी बस आप सेशल्स देखिए। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, बस इतना आप ध्यान रखें। सेशल्स की क्या है? विक्टोरिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि तुवालू कहाँ की राजधानी आपको बताना। तुवालू, तो देखिए तुवालू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, 36 का वैसे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा तुवालू, लेकिन आपको सुवा याद रखना, सुवा है ना। सुवा फिजी की राजधानी किसकी है? फिजी, है ना, ये हो जाएगी फिजी। फिजी की राजधानी सुवा, इसको जरूर ध्यान रखना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। तो सुवा कहाँ की राजधानी? सुवा फिजी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, नेक्स्ट लिखा हुआ कि आपको मेल करवाना है, यहाँ से मैच करवाना है तंजानिया, रवांडा, सीरिया और मकाऊ। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज बतानी है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना, बताएं। तंजानिया, दारिस्लमा, दारिसलाम, दारिसलाम बिल्कुल सही है। तंजानिया की क्या हो जाएगी? दारिसलाम हो जाएगी। और रवांडा की देखेंगे ये राजधानी हो जाएगी किंगाली, है ना, किंगाली, रवांडा की किंगाली हो जाएगी। और सीरिया की दमिश्क हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन आपका गलत। तो सीरिया की आपको दमिश्क याद रखना है, रवांडा की किंगाली याद रखना है, और तंजानिया की दारेसलाम, दारेसलाम हो जाएगी। तंजानिया की दारेसलाम हो जाएगी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए इतने दिनों से अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो थोड़ा तो कष्ट देखना झेलना पड़ेगा ना। हल्का सा ये छोटी छोटी वीडियो आप अगर देख लेंगे, इनको 3-4 वीडियो में डालूंगा 50-50 क्वेश्चन की, विश्वास मानिए लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको जाने पहचाने मिलेंगे, है ना। तो बढ़िया पेपर देते समय अच्छे संतुलन में रहिए, है ना, कंसंट्रेट करके पेपर दीजिए, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, आपको बताना है। देश है और इधर की राजधानियां है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। उसके बाद देखो पूर्वी तिमोर, अभी हम बात कर रहे थे, ईस्ट तिमोर की दिल्ली बिल्कुल सही है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की सही है, ताशकंद हो जाएगी। उसके बाद सेशल्स की पोर्ट लुइस, अब आप इसको देखना है। और यूक्रेन की बताना है कीव, यूक्रेन की कौन सा आपको यहाँ पे बताना है सुमेलित नहीं है। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे सेशल्स है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी विक्टोरिया। सेशल्स की क्या हो जाएगी? विक्टोरिया कैपिटल। बाकी आप देख लीजिए, यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, कीव, क्योंकि यहाँ पे देखो रूस का हमला हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट कीव आप ध्यान रखना है। यूक्रेन की कीव बिल्कुल सही है। उसके बाद पूर्वी तिमोर की दिल्ली हो जाएगी, ये भी सही है। और फिर उज्बेकिस्तान की ताशकंद हो जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन सेशल्स की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? सेशल्स की राजधानी आपकी हो जाएगी विक्टोरिया, है ना। सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगी? विक्टोरिया हो जाएगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे। स्विट्जरलैंड की आप सबको मालूम होगा, बर्न होगा, वेट। तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड की आपकी बर्न हो जाएगी, बिल्कुल आपको सबको पता होगा, है ना। मिन्स्क आपको ध्यान रखना, मिन्स्क जो है ना बेलारूस की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? बेलारूस की हो जाएगी, इसको ध्यान रखना, बेलारूस, है ना, क्योंकि अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बेलारूस, क्योंकि इसी के आसपास लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, बेलारूस। तो मिन्स्क हो जाएगी बेलारूस की कैपिटल, एकदम इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको बर्न याद रखना है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। अगला है फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पे, अगला लिखा हुआ है, आपको राजधानी फिर से बतानी है। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी मोगादिशु। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी रवांडा आपने ऊपर देख लिया है, नहीं याद हो तो पीछे रिवीजन कीजिए, है ना। मैंने आपको किंगाली बताया था, अभी याद होगा, किंगाली, है ना, किंगाली, रवांडा की किंगाली हो जाएगी। और मोरक्को की अभी मैंने आपको बताई थी, रबात बताई थी। क्या बताई थी? रबात। मोरक्को की क्या बताई थी? रबात। मोरक्को की रबात हो जाएगी। अगला देखेंगे। अगला यहाँ पे लिखा, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा, अब देखिए मुद्रा संबंधित थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? तो यूरो आपको बताना है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पुर्तगाल में यूरो चलती है, फ्रांस में चलती है, और जर्मनी में चलती है, और भी बहुत सारे देश हैं यूरो वाले, आपको बता, यूरो वाले बहुत सारे और देश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो आप सबको ने पढ़ा होगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये ट्रिक है। तो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, है ना, और श्रीलंका, नेपाल, ये सब क्या हो जाएंगे? इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे हो जाएंगे फ्रेंड्स रुपया मुद्रा वाले। रुपया, है ना, कौन सा चलता है यहाँ पे? रुपया चलता है। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये वाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जापान की मुद्रा आपको बताना है, तो जापान की मुद्रा आप सबको पता है येन हो जाएगी। और जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट, है ना, डायट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद का नाम डायट है। और यहाँ की जो राजधानी है जापान की, उसका क्या नाम है? जापान की राजधानी क्या है बताएंगे? तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। जापान की जो संसद है उसका नाम डायट है, ध्यान रखना, सारे पूछे जाते क्वेश्चन। और जापान की मुद्रा का नाम है येन, है ना, येन। अगला बाकी देखेंगे यहाँ पे जो क्यात लिखा हुआ है, क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। कहाँ की? म्यांमार की, ध्यान रखना, म्यांमार की क्यात म्यांमार की मुद्रा है। आपसे जापान पूछा था, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा जो है ये हो जाएगी बाहत। अच्छा है, ध्यान रखना,
थाईलैंड, पानी कहाँ बहा, लैंड पे बहता है, लैंड, लैंड है ना, तो लैंड बहा, पानी बहता है, बहता है, कहाँ बहता है, लैंड पे बहता है, ध्यान रखना। थाईलैंड, थाईलैंड बात हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें रियल की, तो सऊदी अरब की हो जाएगी, आप सबको पता होगा, सऊदी अरब की हो जाएगी रियल, है ना। ये कहाँ की हो जाएगी, सऊदी अरब की हो जाएगी रियाल। और लीरा कहाँ की हो जाएगी, लीरा तुर्की की हो जाएगी, तुर्की है ना, तुर्की की लीरा है। और पाउंड कहाँ की है, यूके में चलती है, और कई सारे देशों में पाउंड चलता है, ध्यान रखना। तो थाईलैंड की जो आपको बताना मुद्रा क्या हो जाएगी, बाहत हो जाएगी, थाईलैंड की बाहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, नहीं है ना। देश और मुद्रा वहाँ पे दिया गया है, तो चीन आप सबको पता होगा, युआन सही है यहाँ पे। सऊदी अरब अभी आपने पढ़ा रियाल हो जाएगा। रोमानिया यहाँ पे डॉलर लिखा है, और बेलारूस की रूबल लिखा है, तो बेलारूस की रूबल बिल्कुल सही है। रोमानिया का आपका डॉलर नहीं होगा, ये गलत जवाब है, रोमानिया का डॉलर नहीं होगा। अगर बात करें रोमानिया की, तो वहाँ की रोमानियन ल्यू होती है, इसका नाम पढ़ लेंगे, ऐसे करके लिखा LEU है ना, रोमानियन ल्यू इसको पढ़ा जाता है। तो ये हो जाएगी रोमानिया की करेंसी, है ना, रोमानिया की मुद्रा हो जाएगी। बेलारूस ध्यान रखना, बेलारूस के भी हम लोगों ने मिन्स्क पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैपिटल क्या पढ़ा था, मिन्स्क पढ़ा था ना। तो बेलारूस की जो अभी हम लोगों ने कैपिटल पढ़ा था मिन्स्क, और बेलारूस की जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, रूबल चलेगी बेलारूस में, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रूस और यूक्रेन बॉर्डर के पास है, और काफी चर्चा में रहा है, आप सबको पता है। अगला देखेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते प्लीज लिख लेना, या तो रिवीजन मेरी वीडियो को कम से कम 2-3 बार कर लेना, है ना। और आगे क्योंकि बहुत अच्छा सीरीज है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जो कि पेट की परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे ना, पूरी गारंटी से मैं कह रहा हूँ मिलेंगे। तो प्लीज विश्वास कीजिए, है ना, बहुत दिनों का अनुभव है, आपके काम आएगा। अगला देखें, न्यू गिल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, आपको बताना है। न्यू गुल्ट्रम आपको बताना है, गुल्ट्रम किस देश की मुद्रा, न्यू गुल्ट्रम किस देश की मुद्रा हो जाएगी, आपको ये बताना है। नेपाल में तो अभी आपने देखा था रुपया चलता है, और बांग्लादेश में टका चलता है, टका, है ना। और बाकी आपने अभी पढ़ा था म्यांमार का भी, मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने म्यांमार का भी आपको क्यात मैंने बताया था, याद होगा ना, क्यात, है ना, क्यात मैंने बताया था ना, ये म्यांमार का क्यात हो जाएगा। यानी कि अब बचा कौन सा है, भूटान। तो भूटान का थिम्पू राजधानी है, आप सबको पता होगा, थिम्पू, है ना, नहीं पता तो लिख लेना, है ना। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यूगल्ट्रम। न्यूगल्ट्रम आप ध्यान रखना, भूटान की मुद्रा हो जाएगी। म्यांमार की जो कैपिटल, अगर हम लोग बात करें मुद्रा की, तो क्या हो जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी। और कैपिटल की बात करेंगे तो नैपीडो हो जाएगी, इसकी नैपीडो, है ना, नैपीडा, एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं नैपीडा, पीडा, ऐसा नाम है थोड़ा अजीब सा। नैपीडा कहाँ की है, म्यांमार का, जो यहाँ पे आपको बताना है, म्यांमार की कैपिटल हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी, है ना, नैपीडा। और भूटान की थिम्पू हो जाएगी, और मुद्रा न्यूगल्ट्रम हो जाएगी। नेपाल का आप सब जानते हो, काठमांडू यहाँ की जो है कैपिटल है, यानी कि राजधानी काठमांडू हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करेंगे नेपाल की, तो काठमांडू राजधानी, और पैसा यहाँ पे क्या चलता है, रुपया ही चलता है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान बनाया, इसका क्या हो जाएगा, ढाका कैपिटल हो जाएगी, और टका मुद्रा हो जाएगा। मुद्रा यहाँ की क्या है, कैपिटल यहाँ की ढाका है, करेंसी यहाँ की टका है, सबको मालूम होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखेंगे, और बांग्लादेश को आज़ाद कब करवाया गया था, 1971 में, 1971 में आज़ाद करवाया गया, ध्यान रखना 71 में पाकिस्तान से इसको आज़ाद करवाया गया था, बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान, आपने इनका नाम सुना होगा ना, बांग्लादेश के गांधी कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है फ्रेंड, आपको बताना है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है ना। 47 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड है, क्या नाम है, रेंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड हो जाएगा। और अगर फ्रैंक की बात करेंगे तो 22 देशों में चलती है, बाकी डॉलर भी कई सारे देशों में चलता है, पाउंड भी अभी मैंने आपको यूके बताया था, और कई सारे देश हैं। तो रेंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, ध्यान रखना, रेंड, है ना। अगला देखेंगे, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, पर्यटक, है ना, आपको बताना है पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था। तो इनका भाई साहब का नाम जो था आपको बताना, 48 नंबर क्वेश्चन जो है 48 का हो जाएगा डेनिस टीटो, डेनिस टीटो, इनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डेनिस टीटो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, है ना, पर्यटक थे। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है, हाँ, यूरी गागरिन और सुनीता विलियम्स, आपको पता है इंडिया की तरफ से स्पेस में जाने वाली सुनीता विलियम्स पहली, है ना। और यूरी गागरिन का तो आप सब जानते हो गए, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं यूरी गागरिन, है ना। अगला देखेंगे, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम तो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर एमेंडेसन हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तरी पे हो जाएंगे रॉबर्ट पियरी, है ना। उत्तरी पे अगर आपसे उत्तरी ध्रुव पूछता तो रॉबर्ट पियरी हो जाते हैं, और आपसे दक्षिणी ध्रुव पूछेगा तो एमेंडेसन हो जाएंगे। बात करें कोलंबस की, तो आप सबको पता होगा 1492 में, 92 में अमेरिका की खोज इन्होंने की थी, कोलंबस ने की थी 1492 में, अमेरिका, क्रिस्टोपस कोलंबस, है ना। 1492 में इन्होंने अमेरिका की खोज की। और मैगलन की अगर बात करें
तो समुद्र के रास्ते है ना, समुद्र के रास्ते इन्होंने क्या किया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया गया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्र के रास्ते, मैगलन मैगलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, आपको ये बताना है। तो रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए, पहला भारतीय ये हो जाएंगे आपके AK हिमल। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। रोबोट से सर्जरी करने वाले AK हिमल है। देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए है ना, और 25 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छा हुआ, काफी जल्दी हो गई। तो आप लोग बस इसको एक बार देखना, रिवीजन करना, और मैं 3-4 वीडियो आपको डालूंगा यहाँ पे, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे, काफी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, और आपको पेट की परीक्षा में 100% प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक ठाक मिलने वाले हैं ना। तो मैं जितना बता रहा हूँ प्लीज सुनिए उसको, और इसको देखिए, वीडियो को रिवीजन कीजिए, और अपने भाइयों में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा चैनल भी प्रमोट हो जाए, है ना। जैसे कि और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखिए 51 लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला, उसके बाद लिखा है भारत की प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री। देखिए यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखिए और दिखाता हूँ आपको ना, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। देखेंगे जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे, जस्ट वेट, हाँ आपको बताना, देखिए बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, फिर मैन ऑफ डेस्टिनी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, चाचा, बापू, लोक नायक, जन नायक, लौह पुरुष, है ना। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, चार मीनार कहाँ पे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है ना। इसी तरह के सारे बड़े इंपॉर्टेंट, झुकी हुई मीनार कहाँ है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, है ना। तो ये बहुत सारे और क्वेश्चन आपके पास हैं। मजलिस कहाँ की संसद है, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है, जापान की संसद, जैसे कि अभी आपको मैंने देखिए बताया भी था ना, जापान की संसद क्या हो जाएगा, डायट, अभी आपने पढ़ा था। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, हम लोग ये सारे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो ये वीडियो को आप थोड़ा सा देखिए, प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।